हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 13.5 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको बोला गया कि व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। आगे आपको बोला गया है कि तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रश्न को करने से पहले डायग्राम के लिए। तो यहां से आप देखो कि आपको बोला गया है कि जो तार है तांबे का वो एक बेलन पर लपेटा जाता है और बेलन की विमाएं आपको दी हुई हैं कि 12 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर व्यास वाला है। तो देखिए, अभी हम एक तरीके से एक बेलन बना देते हैं। अब देखो, ये आपके पास एक बेलन आ गया जो मैंने यहां पर 12 सेंटीमीटर लंबा मान लिया, अर्थात ऊंचाई मैंने 12 सेंटीमीटर मान ली इसकी, और इसके जो आधार का व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो ये त्रिज्या होगी वो आपके पास आर बेलन मैं बोल देता हूं, ये आपके पास हो जाएगी 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो, लंबाई दी हुई है अर्थात ऊंचाई बेसिकली आपको दी हुई है h, और वो आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया कि इस पर एक तांबे का तार लपेटा गया है और तांबे के तार का आपको व्यास दिया गया है। तो देखिए, तार जो भी होगा वो एक सिलेंड्रिकल अर्थात बेलन के आकार का ही होगा, काफी लंबा होगा। तो हम देखिए कितना लंबा, इतना लंबा तो नहीं बना सकते, लेकिन हम उसका ये देख सकते हैं कि वो बेलन के आकार का होगा। तो देखिए, अगर आप तार इस पर लपेटेंगे तो देखिए यहां से यदि आप तार लपेटोगे तो कुछ इस तरीके से आपने तार लपेटा होगा, फिर वो तार पूरा घूम के आ रहा होगा, तो देखो इस तरीके से लपेट रहा होगा। तो यहां से आपको समझ में आया कि आप इस तरीके से तार तो लपेट सकते हैं। तो अब ये देखो कि जो ये व्यास है यही तो आपके पास पूरा 3 मिलीमीटर है। तो यहां से ये समझ में आया कि ये जो दूरी है वो आपके पास 3 मिलीमीटर है। ये बार बार आप जब तीसरा फेरा लगाओगे तार का इसको लपेटने में तो ये भी आपके पास 3 मिलीमीटर आएगा। तो यहां से अब आपको ये देखना है कि आखिर कितने बार तार लपेटा गया होगा। तो अब देखो, ये कुल ऊंचाई तो आपके पास 12 सेंटीमीटर है और तार का व्यास आपके पास 3 मिलीमीटर है। तो यहां पर आपने देखा कि सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो इस मिलीमीटर को भी आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो तार का व्यास मैं इसको अभी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदल लेता हूं। तो देखिए 3 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे अर्थात 10 से आप भाग देंगे तो ये आपके पास 0.3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि आखिर ऐसे कितने तार के फेरे लगाए गए होंगे। तो देखिए, माना तार के फेरों की संख्या n है, इसका मतलब तार n बार लपेटा गया होगा। तो अब ये देखो, जो n का मान हो जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर बटे 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि आप देखो ये पूरा 12 है और 3-3 करके सेंटीमीटर ये आप लपेटते जा रहे हो 0.3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास ये आएगा। तो देखो, जब आप हल करोगे तो 120/3 आपके पास आ गया और n बराबर यहां से 40 आ जाएगा। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि आपके पास ऐसे टोटल फेरे तार के जो होंगे, या आप बोल सकते हैं कि तार कितने चक्कर लगाएगा लपेटने पर, वो 40 आएंगे। तो अभी आपने ये देख लिया कि आपके पास 40 फेरे आएंगे। अब आपको ये देखना है कि एक बार अगर आप तार को लपेटें तो कुल कितनी लंबाई तार की लिपटी जाएगी। तो देखिए, अगर आप एक बार तार को लपेट रहे हैं तो ये जो तार आप लपेट रहे हैं वो एक वृत्त के फॉर्म में लपेटा जाएगा चारों तरफ, अर्थात तार की जो लंबाई हो जाएगी एक बार लपेटने में, मैं लिख सकता हूं, इसलिए एक बार लपेटे गए तार की लंबाई, तो देखो वो तार की लंबाई आपके पास हो जाएगी 2πr। तो 2πr मतलब, अब देखो ये r जो होगा वो तो इस बेलन पर लपेटा जा रहा है, तो अब आप r बेलन का लगाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। तो देखो 2 इंटू पाई इंटू, अब आप r का मान लगाओगे तो देखिए r का मान तो आपके पास बेलन के लिए 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब बेलन की, तो वो 5 लगा दी अर्थात 10 पाई सेंटीमीटर आपके पास एक बार में लपेटे गए तार की लंबाई आ गई। लेकिन आपने देखा तार तो 40 बार लपेटा गया है, इसलिए कुल तार की लंबाई जो लपेटा गया है
तो वो आप 40 से गुणा कर देंगे, तो देखो ये आ जाएगा 40 गुणा 10 पाई अर्थात 400 पाई। तो अब आप पाई का मान लगा दीजिएगा, तो देखो 400 गुणा पाई का मान 22/7। जब आपने लगाया तो देखो जब आप हल करोगे तो ये 8800/7 आ गया, और जब आप 7 से इसमें भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात 1257.14 सेंटीमीटर तार की कुल लंबाई आपके पास आ गई है। तो आपने देखिए पहला भाग तो प्रश्न का हल कर दिया जिसमें आपसे तार की लंबाई पूछी गई थी, जो कि आपके पास 1257.14 सेंटीमीटर आई है। आप देख सकते हैं तार की लंबाई आपको पूछी गई थी। अब आपको तार का द्रव्यमान ज्ञात करना है और आपको घनत्व दिया हुआ था। तो देखिए अगर आपको तार का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो आपके पास त्रिज्या आ गई तार की, मतलब आर, तार लिख देता हूं मैं यहां पर। अब चूंकि व्यास था 0.3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या तो बटे 2 हो जाएगी, अर्थात 0.15 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। अब यहां से देखो कुल लंबाई आपके पास आ गई। आपके पास तार की जो बेलनाकार तार होगा उसकी त्रिज्या आ गई है। तो अब आपको पूरे तार का आयतन निकालना होगा। तो यहां से तार का हम आयतन निकालते हैं। तार का आयतन तो बेसिकली एक बेलन का आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तार तो बेलन के रूप में ही है एक तरीके से। तो यहां से देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर तार का होल स्क्वायर इंटू लंबाई, अर्थात एच बेलन, एच तार लिख देता हूं, मतलब तार की कुल लंबाई। तो यहां से देखो तार की कुल लंबाई 1257.14 है, और आर आपके पास पता ही है तार का। तो देखो पाई का मान तो आपने पाई ही रखा, तो ये आ गया 0.15 का होल स्क्वायर इंटू तार की लंबाई 1257.14। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ये हो जाएगा, पाई का मान आप 22/7 रख दो इंटू 0.15 का यदि आप होल स्क्वायर करोगे तो 0.025 आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया 1257.14। तो देखिए जब आप इनकी गणना करोगे, अर्थात पहले आप देखो 22 का गुणा 0.025 से कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5500/7 गुणा 1257.14। तो यहां से आप देखो जब आप इनको हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 88.9898 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने तार का कुल आयतन निकाल लिया 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कुल आयतन तो आपके पास आ गया, लेकिन आपको तो द्रव्यमान पूछा गया है। तो अब देखो द्रव्यमान निकालने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, मेथड 1 और यहां पर हम मेथड 2 करेंगे। तो देखिए आपको दोनों मेथड के लिए आयतन तो निकालना ही पड़ेगा। अब हम द्रव्यमान को समझ लेते हैं कि आखिर कैसे निकालेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। तो मेथड 1 में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपने भौतिकी विज्ञान में इसको काफी बार पढ़ा भी होगा। तो देखिए आपको तो द्रव्यमान निकालना है, तो आयतन तो आपके पास 88.898 है, और घनत्व तो आप देखो आपके पास है 8.88 ग्राम। तो आपने ये कर दिया। तो अभी आप देखिए 88.898 का गुणा 8.88 में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 789.41 ग्राम। तो इस तरीके से आपके पास मेथड 1 से आपके पास तार का द्रव्यमान आ चुका है, जो कि 789.41 ग्राम आया है। अब हम देखिए दूसरे मेथड से समझते हैं। तो दूसरे मेथड में हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसको बिल्कुल समझकर हल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो देखो घनत्व आपको दिया हुआ है 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब तार का द्रव्यमान 8.88 ग्राम है। लेकिन आप देखो आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब तार का द्रव्यमान थोड़ी चाहिए, आपको तो 88.898 तार का द्रव्यमान चाहिए। तो इसलिए 88.898 सेंटीमीटर क्यूब तार का
द्रव्यमान आपके पास हो जाएगा 8.88 गुणा 88.898। तो अभी आप देखो जब आप गुणा करोगे इसका तो आपके पास वही आ जाएगा 789.41 ग्राम। तो आप देखिए दोनों तरीके से मैं कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जहां हमने पहला मेथड तो फॉर्मूले के बेसिस पे लगाया कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, और दूसरे फॉर्मूले में दूसरे मेथड में हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने इसको केवल समझ के हल किया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब तार का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है तो आपको 88.898 सेंटीमीटर क्यूब तार का द्रव्यमान चाहिए। तो आप इसमें कोई सा भी तरीका अपनाइए, दोनों तरीके से आपका आंसर हमेशा समान ही आएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। ध्यान रखना है ये भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त आपको दी हुई हैं और इस समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परतः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। और आपको बोला गया है कि पाई का मान जो भी उपयुक्त आपको लग रहा है आप उसका प्रयोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा पाबंदी नहीं है कि पाई का मान 22/7 लगाना है या 3.14। आपको अपने हिसाब से जो भी उपयुक्त लगे वो लगा देना है। तो यहाँ पर देखो मेन प्रश्न पर आओगे तो बोला गया था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रखनी है तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से समकोण त्रिभुज आ जाएगा। मैं यहां बना देता हूं। तो आप ये देखो आपके पास ये समकोण त्रिभुज आ गया, इसकी एक भुजा मान लीजिएगा 3 हो गई और ये 4 हो गई। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री बन रहा होगा। तो अब ये देखो अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं तो अगर कर्ण आपको निकालना होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो बी सी स्क्वायर बराबर ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां से देखो बी सी स्क्वायर आपके पास आ गया 9 + 16 अर्थात 25। तो देखिए बी सी आपके पास 5 आ गया। तो आपने इस तरीके से इस समकोण त्रिभुज का कर्ण तो निकाल दिया जो कि 5 के बराबर आया है। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया कि आपको कर्ण के परते घुमा देना है। तो देखिए अगर आप कर्ण के परते घुमाएंगे इसका मतलब जो अब ये एक आकृति बनेगी वो आपके पास देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगी और ये आपके पास 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। घुमाने का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि आपने इसको उठाया इस भुजा BC के सापेक्ष और पूरा घुमा दिया। तो देखिए ये 3 ये भी 3 हो जाएगी और ये 4 तो ये भी आपके पास 4 हो जाएगी। तो अभी आपको बोला गया कि दो शंकु आपके पास बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको व्यास मान लें तो देखिए आपके पास दो शंकु बन रहे हैं और देखो अगर आपने इसको घुमाया था तो मैं इसको ए डैश बोल देता हूं। तो एक शंकु तो आपके पास दिखाई दे रहा है ए बी ए डैश तथा दूसरा शंकु आपके पास है ए सी ए डैश। तो दो शंकु आपको यहां से दिखाई दे गए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक शंकु है आपके पास ए बी ए डैश, आप देख सकते हो ये वाला शंकु, और दूसरा शंकु आपके पास आ रहा है ए सी ए डैश। तो इस तरीके से आपको दो शंकु दिखाई दे गए। अब आपको बोला गया कि दो शंकु तो आपके पास आएंगे लेकिन उसके आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो यहां से अब आप ये देखिए कि अगर आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास अगर दोनों शंकु हैं, जैसे मान लीजिएगा ए बी ए डैश है, तो उसमें आधार तो आपके पास ये हो जाएगा, ये वाली भुजा, मैं इसको लाल से दर्शा देता हूं, ये वाली भुजा हो जाएगी, यही तो आपके पास आधार हो जाएगी। तो आपको आधार निकालना काफी आवश्यक हो जाएगा। तो अभी आप देखो इस आधार को आप कैसे निकालोगे। तो यदि मैं इस बिंदु को डी बोल दूं तो बेसिकली ए डी आपको चाहिए। तो यहां से आप जानते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख देता हूं पहले मैं, ये हो जाएगा 1/2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए ये आपके पास 6 आ गया। अब आप देखो कि आपको त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल लिखना है। तो अब देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1/2 गुणा, अब ये देखो ये लंबाई हो गई बेसिकली BC जो कि आपके पास 5 के बराबर थी और ऊंचाई आपके पास AD के बराबर है। अब ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो है।
तो यहां से 6 बराबर आप 1/2 गुणा 5 गुणा AD करोगे तो AD आप देखो 12/5 आ जाएगा, अर्थात AD आपके पास 2.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखिए ये त्रिज्या निकाल ली R 2.4 सेंटीमीटर। अब हम आयतन निकालते हैं। तो देखिए आयतन निकालने के लिए द्विशंकु का हम आयतन लिखते हैं। तो आपको द्विशंकु का आयतन, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले एक शंकु का आयतन निकालो और दूसरे शंकु का भी आयतन निकाल दो। तो यहां पर देखिए एक शंकु तो मैं त्रिभुज के रूप में लिख रहा हूं, शंकु ए बी ए डैश का आयतन प्लस शंकु, दूसरा शंकु को हमने नाम दिया था ए सी ए डैश का आयतन, आप लिख दोगे। तो और अब देखो आप फॉर्मूला लगाओगे। अब आयतन का फॉर्मूला आपके पास होता है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का गुणा करना होगा तो 1/3 पाई। अब देखो यहां पर आप ए बी ए डैश के लिए देखो आर तो सब में समान ही है, आप देख सकते हो आर सब में समान है। ए डी तो वो तो 2.4 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर आप लिख दो। अब बात आती है कि ए बी ए डैश जो आपके पास ये आ गया, तो अब आपको ऊंचाई लिखनी होगी इस शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई आपके पास अब देखिए बी डी हो जाएगी। तो देखो बी डी आप लिख दोगे ऊंचाई के लिए, तो यहां से देखो बी डी आ गया। प्लस अगर आप शंकु ए सी ए डैश की बात करो तो इसमें भी आपने देखा 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या ए डी ही हो जाएगी, मतलब आर स्क्वायर। अब यहां पर ऊंचाई आपके पास देखिए सी डी वाली ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां से आप लिख दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर सी डी। आप देख रहे हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर बेसिकली दोनों पदों में आपके पास आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ आप ले लोगे। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कोष्टक में बी डी प्लस सी डी। अब ये देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, अब बी डी और सी डी को आपको जोड़ना है। तो देखो बी डी और सी डी को यदि आप जोड़ोगे तो वो BC के बराबर बनना है, तो आप यहां पर BC लिख दोगे। फिर आप देख रहे हो कि जो ये BC है वो तो उस समकोण त्रिभुज का कर्ण था, तो BC तो आपके पास देखो ये 5 आया था। तो इस तरीके से आपके पास BC 5 आ गया। R आपके पास पहले ही आप निकाल चुके हैं 2.4, तो अब आप मान रख देंगे। तो देखो 1/3 पाई को अभी आप ऐसे ही रहने दो, R आपके पास हो गया 2.4 का होल स्क्वायर और BC आपके पास 5 आ गया। तो यहां से देखो अगर हम पाई का मान 3.14 लगा दें, क्योंकि आपको बोला गया था आपको अपने हिसाब से लगाना है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब 2.4 का होल स्क्वायर करोगे तो 5.76 गुणा 5 ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि 1/3 गुणा, अगर हम 5 का गुणा 3.14 से करें तो ये आपके पास आ जाएगा 15.70 गुणा 5.76। फिर आप देखिए कि आप 3 से इस 5.76 को कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1.92। तो अब आपको 15.70 का गुणा 1.92 से करना है। तो जब आप गुणा करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 30.14 और आगे अगर मात्रक तो आपको लिखना ही होगा, तो इस तरीके से मात्रक आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखिए द्विशंकु का आयतन तो ज्ञात कर लिया जो कि 30.14 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब आप यहां से ये देखो कि आपको तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था उस द्विशंकु का, तो अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बढ़ते हैं। तो अगर द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात दोनों शंकुओं का अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे, तो देखिए द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास आ जाएगा शंकु ए बी ए डैश का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु ए सी ए डैश का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी आप देखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपके पास पाई आर एल करके होता है। अब पाई देखो सब में आएगा ही फॉर्मूले में, आर देखो दोनों के लिए समान है तो मैं आर ऐसे लिख देता हूं। अब बात आती है ए बी ए डैश वाले शंकु के लिए, तो ए बी ए डैश वाले शंकु के लिए आप देखोगे तो जो तिर्यक ऊंचाई है अर्थात एल वो तो 3 हो गई, आप कोई सी भी ऊंचाई देख सकते हैं, वो एल आपके पास आ रही है, तो आप उसको ए बी लिख दो।
प्लस शंकु AC AD के लिए आपके पास हो जाएगा पाई आर, और देखिए तिर्यक ऊंचाई अब हम इसके लिए पता कर लेते हैं। तो इसके लिए तिर्यक ऊंचाई आपके पास देखो ये 4 आ रही है, AC या AC आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपने यहां से देख लिए AC लिख दिया। अब आप यहां पर देखिए मान लगा देंगे, तो पाई और आर आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है, AB प्लस AC आ गया। अब AB और AC के मान तो आपको अलग अलग पता ही हैं, तो यहां से देखो अब हम पाई का मान 3.14 लगा रहे हैं, गणना करने वाले हैं। तो आर आपके पास 2.4 आया है, और AB आपके पास 3 था और AC आपके पास 4 था। तो देखो 3.14 गुणा 2.4 गुणा 4 और 3 यदि आप जोड़ोगे तो ये 7 के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए 3.14 गुणा, अगर आप 2.4 का गुणा 7 से करोगे तो ये आपके पास 16.8 आ गया, और फिर आपको 3.14 का गुणा 16.8 से करना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया है, जो कि 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया है। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है कि एक टंकी है जिसके आंतरिक मापन आपको दिए हुए हैं 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर, और उसमें बोला गया है कि 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब उसमें पानी है। फिर आपको आगे बोला गया कि इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी तरह ऊपर तक ना भर जाए। फिर आपको बोला गया कि प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप आपको दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे। अब देखो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए टंकी जो दी हुई है आंतरिक मापन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि घनाभ के आकार की है। तो देखिए यहां पर हम त्रिविमीय आकृति तो नहीं बना सकते किसी पेज पर, तो अभी आप देखो ऐसे समझो कि आपके पास ये एक टंकी है, आप बाहर से टंकी को देख रहे हैं तो कुछ ऐसी आपको दिखे देगी। अब इस टंकी का आयतन आप निकाल सकते हो। तो देखिए हम टंकी का सबसे पहले आयतन निकालते हैं। आयतन अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दोगे, तो 150 गुणा 120 गुणा 110 अब आप कर दोगे। तो देखिए 150 का गुणा 120 से यदि आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 और 2 जीरो और गुणा 110 आप कर दोगे। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 11 का गुणा अब 18 से कर दो क्योंकि जीरो आपने पहले ही लिख दिए, तो आ जाएगा 8 और 19, अर्थात आपके पास आ गया 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने देखा कि आपके पास जो टंकी का आयतन है अर्थात उसमें जितना पानी आ सकता है वो तो है 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको बोला गया है उसमें पानी है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात आपको ये समझ में आया कि पानी इसमें कुछ ही हद तक भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी तो बहुत कुछ आ सकता था लेकिन पानी तो काफी कम है उसके आयतन से। तो ये समझ में आ गया कि पानी थोड़े लेवल तक ही भरा हुआ है। तो पानी जो उपस्थित है उसकी मात्रा आपको दी हुई है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको यह देखना है कि आखिरकार इस टंकी में कितना आयतन शेष बचा है, क्योंकि इतना तो पानी भर गया, टोटल आयतन ये था। तो आपके पास देखो कि शेष आयतन, या तो आप शेष आयतन बोले या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये शेष आयतन होगा उतने ही आयतन की तो आपके पास ईंटें यहां डाली जा सकती हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो भरी जाने वाली ईंटों का आयतन। तो आप देखो भरी जाने वाली ईंटों का आयतन आपके पास हो जाएगा, आप टोटल आयतन में से जो पानी का आयतन है वो आप घटा दोगे, तो 19,80,000 में से आप 1,29,600 हटा देंगे। तो देखिए जब आप इतना घटाएंगे तो ये आपके पास आ गया 0,0,4,0,5,8,1, अर्थात 18,50,400 सेंटीमीटर क्यूब आ गया।
इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि उसमें अगर हम ईंट रखना चाहेंगे तो वो उस ईंट के आयतन, सभी ईंटों का आयतन इतना ही होना चाहिए। तो अब मान लीजिएगा आपसे ईंटों की संख्या बोली गई है, तो माना ईंटों की संख्या आपके पास n है, अर्थात आप अब n ईंटें उसमें डाल रहे हैं। तो यहां से आप देखो, इसलिए n ईंटों का आयतन आप देख लो, क्योंकि एक ईंट का आयतन आपको पता होगा, क्योंकि आपको ईंटों की विमाएं दी हुई हैं। तो n ईंट का आयतन अर्थात आप n का गुणा कर दोगे, तो n गुणा एक ईंट का आयतन आपके पास ये आ गया। अब देखिए एक ईंट का आयतन तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहां पर आपको विमाएं दी हुई हैं ईंट की 22.5, 7.5 और 6.5। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से आप एक ईंट का आयतन निकालेंगे और n का गुणा कर दोगे। तो 22.5 गुणा 7.5 गुणा 6.5 ये आपके पास आ गया। तो देखो जब आप गुणा करोगे तो ये आपके पास आ गया n गुणा 1096.875, अर्थात 1096.875 n, मैंने बाद में लिख दिया है, इतना आपके पास n ईंटों का आयतन आ गया। अब यहां से आप ये देखो कि आपको प्रश्न में ये भी बोला गया कि एक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। तो यहां से आप ये देखो कि चूंकि एक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। अब ये एक ईंट द्वारा सोखा गया पानी है, लेकिन आपको तो n ईंटों द्वारा सोखा गया पानी निकालना है, तो इसलिए अब आप लिखोगे n ईंटों द्वारा सोखा गया पानी का आयतन। तो देखो अब वो आयतन आपके पास हो जाएगा n इंटू 1096.875, ये तो टोटल ईंट का आयतन आया था। अब 1/17 वो सोख लेती अपने आयतन का, तो 1/17 आपने कर दिया, अर्थात 17 से भाग कर दिया। तो आपके पास n ईंटों द्वारा सोखे गए आयतन का भी आ चुका है, जो कि n/17 गुणा 1096.875 आ चुका है। अब आप देखो प्रश्न में तो आपको बोला गया था कि जो आपके पास ईंटों का आयतन था, जो भरी जा सकने वाली ईंटें थी, वो आपके पास देखिए यहां से आई थी 18,50,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अब आपके पास हो जाएगा 18,50,400 प्लस, अब देखो ये आपके पास आ गया n/17 गुणा 1096.875, ये आपके पास 1096.875 के बराबर हो जाना चाहिए। या फिर देखो आप इसको एक बार में भी लिख सकते थे कि ये 18,50,400 जो कुल आयतन बचा हुआ है उसमें डालने के लिए, अब 1/17 पानी तो उसने सोख लिया, तो बेसिकली 16/17 के बराबर आ जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये आ गया 16n/17 गुणा 1096.875। तो अब ये देखो, अब आपको इसको केवल हल कर देना है और आपके पास n का मान आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 16 से जब आप इसको थोड़ा कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 पंजे 80 और ये 50। तो यहां से देखो 11, 56, 50 बराबर n/17 गुणा 1096.875 आपके पास आ गया है यहां से। तो अभी आप ये देखो n जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1,15,650 गुणा 17 बटे 1096.875। तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले तो आप 1,15,650 का गुणा करेंगे 17 में, तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 0, 5, 0, 6, 6, 19, तो ये आपके पास आ गया 19,66,050। ये बेसिकली आपने 1,15,650 का 17 में गुणा कर दिया। तो देखो जब आप गुणा कर रहे हो तो अब हर में आपके पास दिया हुआ है 1096.875। तो देखिए जब आप इसका मान निकालोगे तो आपके पास n का मान आ जाएगा
1792.4 के बराबर। तो यहां से आपने ये देखा कि n का मान तो आपके पास पूर्णांक तो नहीं आ रहा, इसका मतलब वो बोला जा रहा है कि ईंट आपके पास 1792.4 रखी जा रही है। अब ये देखो, ईंट तो आप पूर्णांक में ही रख सकती हैं, या तो एक ईंट या दो ईंट ऐसे करके रखनी है आपको, तो इसका मतलब अधिकतम ईंटें आपके पास 1792 ही होनी चाहिए। अतः आप बोल सकते हैं कि 1792 ईंट उस टंकी में रख सकते हैं, ताकि टंकी में से जो पानी है उसे बाहर ना आए, क्योंकि अगर आप जैसे ही 1793 ईंटें रख दोगे तुरंत पानी बाहर आने लगेगा। तो अब यहां से आप बोल सकते हैं कि 1792 ईंटों पर थोड़ा तो भाग कम रहेगा आयतन का, लेकिन अधिकतम संख्या यही होगी अगर आप पूर्णांक में लिखेंगे तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 3 हल कर दिया। तो देखो, अब प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। यहां बोला गया कि किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 किलोमीटर स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास देखिए सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, मात्रक किलोमीटर भी दिया हुआ है और मीटर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि मात्रक सब जगह एक ही बनाएं। तो आप चाहते हैं तो किलोमीटर बनाएं या सेंटीमीटर बनाएं या मीटर बनाएं, लेकिन बनाना एक ही है। तो जैसे अभी मैं यहां पर मीटर बना लेता हूं, तो आपके पास देखो 10 सेंटीमीटर वर्षा बोली गई है। अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो जैसे अगर कहीं भी आपको ऐसा बोला जाता है कि 5 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर, जैसा आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसको पानी को वहीं पर रखें तो जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर आपके पास बन जाएगी अगर आप उस पानी को वहां पर स्थिर करके रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वर्षा हुई है, मतलब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई बन जाएगी अगर आप उस पानी को वहां पर जमा कर दें तो। अब आपको बोला गया कि जो क्षेत्रफल है वो 7280 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आप सबको मीटर में बनाओगे, तो आप लिख लो घाटी में हुई वर्षा का जल स्तर। तो देखो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको तो मीटर में लिखना है, तो आप 100 से भाग दे दोगे तो आपके पास मीटर में आ जाएगा 0.1 मीटर। तो आपने देखो इसको मीटर में बदल दिया। फिर आपको बोला गया कि घाटी का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब यहां से देखो ये किलोमीटर स्क्वायर है, आपको तो मीटर स्क्वायर में सब कुछ चेंज करना है। तो 7280, अब ये किलोमीटर गुणा किलोमीटर होगा तभी तो किलोमीटर स्क्वायर बना होगा। तो अब 1 किलोमीटर में आप जानते हो 1000 मीटर होते हैं, तो आपने 1000 को 2 बार गुणा कर दिया क्योंकि किलोमीटर का यहाँ स्क्वायर था, तो अब ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो जब आप गुणा करोगे तो बेसिकली आप जीरो जोड़ दोगे इसमें, 6 जीरो, क्योंकि 3 और 3 6 जीरो बन जाएंगे। इतना आपके पास घाटी का क्षेत्रफल आ गया। अब ये देखो आपको बोला गया कि जो योग है पानी का वो समतुल्य है, अर्थात पानी का बेसिकली आप आयतन निकाल रहे हैं, तो इसलिए पानी का आयतन मैं लिख सकता हूं वर्षा के पानी का आयतन, वो आपके पास हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तक वर्षा हुई है, अर्थात क्षेत्रफल तो देखो आपके पास है इंटू 0.1। तो देखो बेसिकली 0.1 है, तो आप एक जीरो कम कर देंगे इसमें से, तो आपके पास इतना आ गया है, और ये मीटर क्यूब में आ गया बेसिकली। तो यहां से आपने वर्षा के पानी का कुल आयतन तो निकाल दिया जो कि इतनी आ चुकी है। अब आप देखो कि आपको ये दर्शाना है जो आपके पास वर्षा के पानी का आयतन आया है वो लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य है, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो आप देखो आपके पास एक नदी का बेसिकली संरचनाएं दी हुई हैं, इसलिए एक नदी के पानी का आयतन, तो वो तो नदी के पानी का आयतन आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करोगे,
तो देखो लंबाई आपको बोली है 1072 किलोमीटर, तो अब मीटर में आपको बनाना है, तो 1072 गुणा 1000, तो इतनी लंबाई हो गई। अब देखिए चौड़ाई आपको लिखनी है, तो चौड़ाई देखो 75 मीटर है और ऊंचाई अर्थात गहराई 3 मीटर है, तो आपने गुणा 75 गुणा 3 यहां पर कर दिया। तो अभी आप ये देखो कि आप इसको लिख सकते हैं, 3 का गुणा आप 1072 से पहले कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 3216, ये 3 जीरो आपने लगा दिया यहां पर, इंटू 75। तो देखो जब आप इसका गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, तो इतना आपके पास बेसिकली मीटर क्यूब में एक नदी के पानी का आयतन आ गया। लेकिन आपको तो बोला गया था कि 3 नदियां हैं और तीनों नदियां इसी तरीके की हैं, इसलिए आप 3 नदियों के पानी का आयतन निकालोगे, अर्थात अब इनको 3 बार जोड़ोगे या आप बोल सकते हो 3 का गुणा कर दो। तो देखो अब आप 3 का गुणा कर दोगे इंटू एक नदी का पानी का आयतन, तो ये आपने लिख दिया, तो ये आपके पास देखो आ जाएगा ये इतना आ गया आपके पास मीटर क्यूब में। अब आपको बोला गया था कि दर्शाना है आपको कि ये आपके पास समतुल्य आ रहा है। तो आप देखो वर्षा के पानी का आयतन आपके पास आया था 72 करोड़ 80 लाख मीटर क्यूब, और जो आपके पास नदी के पानी का आयतन आया है वो आया है 72 करोड़ 36 लाख मीटर क्यूब। तो आप यहां से देख सकते हो कि 72 करोड़ 80 लाख और 72 करोड़ 36 लाख ये आपस में समतुल्य ही होते हैं, क्योंकि आप देखो अगर आप देख रहे हैं यहां पर तो 9 अंक आपके पास इधर हैं और 9 ही अंक आपके पास इधर हैं, और ये आप ये भी देखो कि आपके पास पहले दूसरे अंक तो सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आपको ऐसे देखने में लग सकता है कि 80 लाख है वहां पर 72 करोड़ के बाद और यहाँ 36 लाख है, लेकिन एक्चुअल में ये ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाँ ये बिल्कुल समतुल्य आ रहे हैं। तो आपका जो कथन बोला गया था कि जांचिए या दर्शाइए वो सिद्ध हो चुका है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी है जो 10 सेंटीमीटर लंबे बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी हुई है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है तथा बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है। आगे आपको बोला गया कि कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको बोला गया है कि आप आकृति देख भी सकते हैं। तो यहां से आप देखो सबसे पहले तो कि आपको बोला गया है कि जो टीन की कुप्पी है वो 10 सेंटीमीटर लंबे बेलन में एक शंकु का छिन्नक जोड़ने से बनी है। तो आप देख सकते हो ये 10 सेंटीमीटर लंबा एक बेलन है। आपको एक तरीके से आयत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में तो ये बेलन ही होगा। तो ये इस तरीके से आपके पास ये बेलन हो गया। अब यहां से आप देखो कि बोला गया कि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक आपके पास कुल ऊंचाई दी हुई है 22 सेंटीमीटर, और शंकु का छिन्नक भी जोड़ा गया था। तो देखो आप शंकु का छिन्नक आपने कुछ इस तरीके का होगा, और छिन्नक आप जानते हैं किसी शंकु को किसी बीच में किसी एक समतल से काटने पर जो आकृति बनती है उसे हम शंकु का छिन्नक बोलते हैं। फिर आप देखिए आपको बोला गया बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो देखिए बेलन तो आपके पास ये नीचे है, तो इसका व्यास आप देख सकते हो ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्थात अगर आप बेलन की त्रिज्या निकालोगे तो वो 8 का 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगी। तो यहां पर मैं देखिए आर बेलन निकाल लेता हूं, अर्थात बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तो वो आपके पास हो जाएगी 8/2 अर्थात 4 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया कि कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, अर्थात आप देखो ये ऊपरी सिरा होगा कुप्पी का, ये आपको 18 सेंटीमीटर बोला गया। तो आप बेसिकली कुप्पी जो है वो छिन्नक और बेलन से मिलकर बनी हुई है, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो छिन्नक की ऊपरी वाली आधार की त्रिज्या होगी अर्थात R1 वो हो जाएगी 18/2, तो वो 9 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। फिर आप ये देखो कि जब आपके पास ये आ गया
अब आपको बोला गया कि इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां से सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो कुप्पी में छन्नक जो आ रहा है उसका जो नीचे वाला सिरा होगा उसकी त्रिज्या अगर आप R2 माने और जो बेलन की त्रिज्या है वो तो समान होनी चाहिए, तो R2 वो R बेलन के बराबर ही हो जाएगा और वो देखिए 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप देखो टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको ये समझ में आ गया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान रखें कि आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है और तिर्यक ऊंचाई आपके पास छन्नक की कुछ इस तरीके से ये आती है। तो यहां से आप ये देखो कि जब ये टोटल 22 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई है, तो इस तरीके से आपके पास ये जो दूरी बनेगी अर्थात छन्नक की ऊंचाई जो आएगी वो 22 माइनस 10 अर्थात 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब एल अर्थात तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला था जो कि होता था R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस छन्नक की ऊंचाई, तो H छन्नक में बोल देता हूं, का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखो ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट में R1 माइनस R2 अर्थात 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस छन्नक की ऊंचाई आपके देखिए 12 सेंटीमीटर आई है आपके पास, तो आप 12 का होल स्क्वायर कर देंगे यहां पर। फिर आप देखो कि 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर अर्थात 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 आ गया और 12 का होल स्क्वायर अर्थात 144 आ जाएगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो L बराबर अंडर रूट में 169 आ जाएगा। तो इस तरीके से L का मान आपके पास 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने बेसिकली छन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकाल दी 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम टीन की चादर का क्षेत्रफल निकालते हैं अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल टीन की चादर का क्षेत्रफल वो आपके पास हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे भाग का। तो देखो बेसिकली आपके पास दो भाग हैं, एक तो कुप्पी में बेसिकली दो भाग हैं, एक तो आपके पास छन्नक है, तो आप लिख सकते हो छन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद अब आप लिखोगे जो आपके पास बेलन था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने लिख दिया। अब यहां से आप देखिए फॉर्मूला लगाओगे तो छन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होता था पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 गुणा L प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था 2 पाई R H। अब R और H यहां पर आप बेलन का लगाओगे तो यहां पर मैं R बेलन और H बेलन करके लिख दे रहा हूं। तो अब देखो आपके पास सभी मान तो आपको पता ही है, तो क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब केवल आपके पास मान लगाना यहां पर रह गया है। देखो आपके पास पाई तो उभयनिष्ठ आ ही रहा है, अब R1 प्लस R2 इंटू एल बचा है आपके पास, तो R1 प्लस R2 आप देखो R1 9 है और R2 आपके पास 4 है, तो देखो 9 प्लस 4 L आपके पास देखिए 13 आया है प्लस यहां से आपके पास बचेगा 2 गुणा R बेलन गुणा H बेलन, तो 2 गुणा R बेलन अर्थात बेलन की त्रिज्या जो कि 4 आई थी और बेलन की ऊंचाई आपके पास 10 आई थी। आप देख सकते हो बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आपको बोली गई थी ये। तो अब देखो यहां से आप इसको केवल हल करोगे तो पाई 9 और 4 13 होते हैं, तो 13 का गुणा 13 से करोगे तो 169 आ जाएगा प्लस आप देखो 2 गुणा 4 8 का गुणा 10 से करोगे तो ये 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया पाई का मान अब आप 22/7 लगा दो गुणा जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 249। तो देखो 22 का गुणा पहले हम 249 से कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 गुणा 9 198, 19 हासिल के 22 चौक 88 और 19 107, 10 हासिल के 22 दूनी 44 और 10 54, 5478/7। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 8 5 7 1 4। तो इस तरीके से आपने देखा 782.5714 ये आपके पास आया है। अब देखिए मात्रक लगाना कभी ना भूलें, तो आप देखो हर जगह आपके पास जो मात्रक हैं दूरियों के वो सब सेंटीमीटर में चल रहे हैं,
अर्थात अब जो क्षेत्रफल है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कुल चादर लगी होगी उसका क्षेत्रफल 782.5714 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में बोला गया कि शंकु के छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सिद्ध कीजिए। तो देखिए अभी तक जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनको आपको सिद्ध करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये तो जानते ही हैं कि जो छिन्नक होता है वो शंकु को बीच में से कहीं एक आधार के समांतर एक समतल से काटने पर आकृति होती है, वो होती है। तो यहाँ से सबसे पहले आप एक शंकु बनाएंगे। देखिए आप शंकु बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास शंकु आ जाएगा। देखिए आपके पास शंकु आ गया। अब इस शंकु को यदि हम बीच में से कहीं से कट कर दें, तो मान लीजिएगा आपने यहां से कट किया, तो आपके पास देखो ये जो आकृति बनेगी, मैं इसको नाम भी दे देता हूं ए डी सी, और फिर मैं इनको नाम देता हूं डी ई। तो ये जो बी डी ई सी जो आपके पास आकृति बनी है उसी को आप छिन्नक बोल देते हैं। तो यहां से अब देखो अगर मैं ए से एक लंब डालूं बीसी आधार पर, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। और आप देखिए यहां से अब इस बिंदु को आप बोल सकते हैं एफ और इस बिंदु को आप बोल सकते हैं जी। तो अभी आप देखो कि ये जो आपके पास आधार की त्रिज्या आई है उसको आप R1 नाम दे रहे हो, और ये जो DF मतलब शंकु का जो छिन्नक आया उसका ऊपरी भाग हो जाएगा बेसिकली, इसको आप R2 बोल सकते हैं। तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए और भी लिख देता हूं कि जो ये DECB आपके पास ये जो भाग आया इसी को आप छिन्नक बोलते हैं। देखिए मैंने नीले से आपको यहाँ पर रंग कर दिखा दिया है कि ये आपके पास छिन्नक वाला भाग होता है। तो यहां से अब देखो छिन्नक की आपने दोनों ऊंचाइयां दोनों त्रिज्याएं लिख ली। ऊपर वाले आधार की त्रिज्या R2 और नीचे वाला आधार की त्रिज्या जो बड़ी भी है R1 हो गई। अब यहां से यदि आप देखिए इस छिन्नक की ऊंचाई h मान लें, क्योंकि आपने फॉर्मूले में छिन्नक की ऊंचाई h ही अभी तक पढ़ी है, तो आप छिन्नक की ऊंचाई h मान लेते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास h आ गई। तो अब आप ये देखो अगर आपने पूरी ऊंचाई को h1 माना है, अब पूरी ऊंचाई मतलब आपने यहां से लेकर यहां तक की पूरी ऊंचाई आपने h1 मानी है, तो ये जो बची ऊंचाई होगी ये आपके पास देखिए आ जाएगी h1 माइनस h के बराबर। तो यहां से देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें हम अभी सभी वैल्यूज को बना रहे हैं फिगर में, ताकि हम बाद में एक साथ सबको धीरे धीरे हल कर पाए। अब आप ये देखो कि अगर आप संपूर्ण जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की उसको L1 मान लें, अर्थात संपूर्ण तिर्यक ऊंचाई तो आपके पास ये वाली दूरी हो जाएगी, ये आपने L1 मान ली। और आपने देखो फॉर्मूला में पढ़ा था कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई तो L आपने यूज करी है, तो मैं इस तिर्यक ऊंचाई को देखिए L मान लेता हूं। तो ये आपके पास L आ गई। तो अब ये देखो हम यहां पर इनको हल कर देते हैं। तो आप देख रहे हो त्रिभुज ABG और त्रिभुज ADF में आप देख सकते हैं त्रिभुज ADF मतलब ये वाला त्रिभुज है आपके पास, और त्रिभुज ABG मतलब ये ABG ये वाला त्रिभुज है। तो आप देख रहे हो ये तो समकोण त्रिभुज है दोनों, और आप ये भी देख रहे हो कि इनका कोण जो A है वो बराबर है दोनों में। अतः ये समझ में आ गया कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABG समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADF के। तो अभी आप अगर ये सिद्ध कर सकते हैं कि समरूप है, तो अब आप इनकी समांतर भुजा जो भी भुजाएं होंगी उनको एक अनुपात में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा DF बटे BG बराबर AF बटे AG बराबर AD बटे AB। तो यहां से आप देखो DF बटे BG जो आया है, तो DF देखो R2 है और BG आपके पास R1 है, तो आप लिखोगे R2 बटे R1।
फिर आप देख रहे हैं ए एफ आपके पास H1 माइनस एच है, तो आपने H1 माइनस एच लिखा। और ए जी मतलब पूरी शंकु की ऊंचाई जो कि आपके पास एच थी, मानी थी आपने, सॉरी H1 मानी थी, तो आपने H1 लिख दी, बराबर। अब यहां से देखो ए डी मतलब आपके पास ये हो जाएगी L1 माइनस एल, क्योंकि आप देखो आपने संपूर्ण शंकु की तिर्यक ऊंचाई L1 मानी है, एल छिन्नक की ऊंचाई मान ली तिर्यक, तो ये आपके पास L1 माइनस एल बच गई। तो आपने ए डी बेसिकली बराबर ही होगा ये, तो ए डी लिख लिया L1 माइनस एल, और आपने ए बी आपके पास L1 हो गया, तो आपने ये तो लिख दिया। अब आप यहां से ये देखो कि आप इसको देखो लिख सकते हो R2 बटे R1, तो आपने इसको रहने दिया। अब यहां से आप देखो H1 से भाग दे सकते हो, तो H1 बटे H1 माइनस H बटे H1 बराबर, इसी तरीके से आप L1 से अलग अलग भाग दे सकते हो, L1 बटे L1 माइनस L बटे L1। फिर आप ये देखो कि आपको यहां से दोबारा थोड़ा सरल करोगे तो R2 बटे R1 बराबर H1 बटे H1, तो एक आ गया, तो एक माइनस H1 बटे H1 आ गया, बराबर। इसी तरीके से देखो L1 से L1 कट गया ये आपके पास, तो ये भी आपके पास बेसिकली एक आ गया, तो एक माइनस L बटे L1 आपके पास आ गया यहां से। तो अभी आप देखो R2 बटे R1 और एक माइनस L बटे L1 को ले लोगे साथ में, तो R2 बटे R1 बराबर एक माइनस L बटे L1 आपने ले लिया यहां से। तो अगर आप यहां से देखो R2 बटे R1 1 माइनस इक्वल टू L बटे L1 हो जाएगा। बेसिकली आप ये देखो आपने इसको पक्षांतर कर दिया बाईं तरफ और इसको दाईं तरफ कर दिया, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि जो ये 1 माइनस R2 बटे R1 आया है उसको आप लिख सकते हो R1 माइनस R2 बटे R1, अर्थात आपने लासापा ले लिया और ये आपके पास आ गया L बटे L1। तो अब यदि आप उल्टा कर दो इसको, अर्थात L बटे L1 का जो मान आया है, अगर आप L1 बटे L का मान निकालो तो वो आपके पास हो जाएगा R1 बटे R1 माइनस R2, अर्थात अब देखिए यहां से आपको L1 का मान आ चुका है R1 L बटे R1 माइनस R2, तो देखिए आपने L1 का मान यहां से निकाल लिया। अब इसी तरीके से आप ये देखो कि जब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे, तो देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे शंकु अर्थात एबीसी वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु एडीई का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से आप देखो इसको पहले तो फॉर्मूला बनाओगे, तो शंकु एबीसी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस शंकु एडीई का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखो आप यहां पर मान लगाओगे, तो शंकु एबीसी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास पाई R1 L1। आप देख सकते हो शंकु एबीसी मतलब जो सबसे बड़ा शंकु था आपने सबसे पहले लिया था, पाई R मतलब ये वाली R1 हो गई, और L अर्थात ये पूरी तिर्यक ऊंचाई, तो आपने उसको L1 ले लिया था। अब इसी तरीके से शंकु एडीई का आप लिखोगे तो इसमें आएगा पाई, त्रिज्या देखो आधार की R2 हो जाएगी, और तिर्यक ऊंचाई अब आपके पास L1 माइनस L हो जाएगी। तो देखिए आपने पाई R1 L1 लिख दिया माइनस पाई R2 L1 माइनस L आपके पास आ गया यहां से। फिर आप ये देखो कि आप यहां से पाई R1 ये तो आपने लिख दिया। अब देखा आपने L1 का मान तो आप निकाल चुके हैं, R1 L बटे R1 माइनस R2 है, तो यहां से आप लिखोगे R1 L बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 L1 का मान आप वही रख दीजिएगा R1 L बटे R1 माइनस R2 माइनस L, ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि पाई, और यहां से आप ये भी देख रहे हैं कि L आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है, तो आपके पास बचा R1 स्क्वायर बटे R1 माइनस R2 माइनस, अब देखो पाई आपने उभयनिष्ठ ले लिया और देखो L यहां और यहां आ रहा था तो आपने वो भी उभयनिष्ठ ले लिया, तो आपके पास बचा R1 R2 बटे R1 माइनस R2 माइनस R2। तो अभी आप ये देखो यहां पर मैं बड़ा कोष्ठक बना देता हूं क्योंकि मैंने बाएं तरफ भी बड़ा कोष्ठक ही बनाया है यहां पर।
तो अब देखो, अगर आप लासापा लोगे तो पाई एल तो आपके पास चल ही रहा है, R1 स्क्वायर बटे R1 माइनस R2 माइनस, यह आ जाएगा R1 R2 माइनस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर बटे R1 माइनस R2। तो देखो एलसीएम तो दोनों में सेम है, अर्थात मतलब हर में आपके पास समान संख्या लिखी हुई है, तो लासापा तो वही आ जाएगा। तो ये आ गया बटे में R1 माइनस R2। फिर आप देखो R1 R2 से R1 R2 ये कैंसिल हो गया और आपके पास बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो पाई एल। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आ गया R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2। और देखिए हर में आपके पास R1 माइनस R2 चल ही रहा है, तो यहां से आप ये देखिए कि R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास केवल बचेगा पाई एल R1 प्लस R2। तो यही आपके पास छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। और आप देखिए यही फॉर्मूले को आप पढ़ते भी हैं, तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला तो सिद्ध हो चुका है। अब आप देखो कि आपको प्रश्न में आगे दिया हुआ था कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला भी आपको सिद्ध करना है। आप देख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको सिद्ध करना था। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने के लिए मैं लिख देता हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रखें हम ये छिन्नक का ही लिख रहे हैं, तो वो आपके पास हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का प्लस जो छिन्नक का जो ऊपरी आधार वाला सिरा है, अर्थात जो ऊपरी आधार में वृत्त बनना है उसका क्षेत्रफल, तो ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। और इसी तरीके से आपने देखा नीचे आधार में भी आपके पास एक वृत्त बनना था, उसका क्षेत्रफल आप लिखेंगे, तो निचले आधार का क्षेत्रफल। तो अभी आप देखो आप मान लगा दोगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपने अभी निकाला है, ये पाई R1 प्लस R2 L प्लस ऊपरी आधार। तो आप देखो जो छिन्नक का ऊपरी आधार है तो वो देखो ये आपके पास ये बनना है, तो इसका जो क्षेत्रफल लिखोगे तो ये तो वृत्त है बेसिकली, और जिसका त्रिज्या R2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर प्लस निचले आधार में जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या R1 थी, तो ये आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपने निकाल लिया, जो कि इन तीनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम प्रश्नावली 13.5 का सबसे अंतिम प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया कि शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का सूत्र सिद्ध कीजिए। तो अभी आपने देखो पिछले प्रश्न में देखा था, प्रश्न संख्या 6 में आपको सेम प्रूफ ही करना था, लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का करना था। आप देख सकते हो ये अभी हमने किया है। तो यहां पर अब प्रश्न संख्या 7 में आपको बोला गया इस आयतन को सिद्ध करने के लिए। तो ये देखिए प्रश्न तो दोनों बेसिकली समान ही हैं, अर्थात जो आपके पास ये चित्र बनेगा छिन्नक का वो तो समान ही रहेगा। अब यहां से आप ये देख लीजिएगा, हम यहां पर देखो हमने L का यूज किया था, हमने L1 का मान निकाला था, क्योंकि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में L1 का यूज होता था आपके पास। लेकिन आप ध्यान रखो जब आप आयतन निकालते हो तो उसमें h अर्थात ऊंचाइयों का यूज होता है। तो अब आप यहां पर देखो हमने यहां पर देखो किस किस को लिया था, आप देख भी सकते हैं। हमने R2 बटे R1 और 1 माइनस L बटे L1 को लिया था केवल। फिर हमने यहां से देखिए L1 का मान निकाला था, लेकिन अब आयतन हमें निकालना है, तो अब हमें R2 बटे R1 और 1 माइनस H बटे H1 को लेना होगा। तो देखिए अब मैं यहां पर R2 बटे R1 और 1 माइनस H बटे H1 को ले लेता हूं। तो R2 बटे R1 आ गया वहां से। देखिए प्रश्न दोनों समान ही हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बस यहां पर थोड़ा सा अंतर है। तो यहां पर हमने 1 माइनस H बटे H1 ले लिया। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि अगर आप H बटे H1 को बाईं तरफ पक्षांतर कर दें और R2 बटे R1 को दाईं तरफ कर दें पक्षांतर, तो H बटे H1 बराबर
1 माइनस R2 बटे R1 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अब आप ये देखो, जब आप लासापा लोगे दाईं तरफ तो ये आपके पास हो जाएगा H बटे H1, बाईं तरफ तो सेम ही रहेगा, यहां आ जाएगा R1 माइनस R2 बटे R1। फिर आप देखो आपके पास H बटे H1 तो आ चुका, लेकिन अगर आप H1 बटे H निकालो तो बेसिकली ये भी आपके पास दाईं तरफ R1 बटे R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखिए H1 का मान आ जाएगा, जो कि हो जाएगा R1 बटे R1 माइनस R2 इंटू H। तो इस तरीके से देखो आपने H1 निकाल लिया। अब चूंकि आपने H1 निकाल लिया है, अब हम छिन्नक के आयतन पर आते हैं। तो देखिए छिन्नक का आयतन, तो जो छिन्नक का आयतन होगा आप समझ भी सकते हैं, देखिए हमने जो फिगर बनाया था उसमें छिन्नक का आयतन आपके पास पूरे शंकु का आयतन माइनस शंकु जो छोटा वाला अर्थात ADE का आयतन आप लिख दोगे तो वो छिन्नक का आयतन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो छिन्नक का आयतन आपके पास हो जाएगा शंकु ABC का आयतन माइनस शंकु ADE का आयतन। तो यहां से अब आप देखो शंकु ABC का जब आप आयतन लिख रहे हो तो आपके पास देखो 1/3 पाई। अब आता है R स्क्वायर और H, तो आपको वो पता होना चाहिए कि आखिर R और H है क्या बड़े वाले शंकु के लिए। तो देखिए R तो बड़े वाले शंकु के लिए वो R1 बन गया त्रिज्या आधार की, और H अर्थात ऊंचाई तो देखो वो आपके पास H1 है। तो आप लिख दोगे यहां से R1 स्क्वायर गुणा H1 माइनस, अब आपने देखो शंकु ABC का आयतन लिख दिया, अब शंकु ADE का आप आयतन लिखोगे। तो शंकु ADE में भी देख लेते हैं हम। तो देखिए 1/3 पाई तो सेम ही रहेगा फॉर्मूले में। अब यहां पर आता है त्रिज्या, देखिए शंकु ADE में मैं यहां पर देखिए बना भी सकता हूं, शंकु ADE आपके पास ये बना हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हो आपके पास जो त्रिज्या है वो R2 है, और जो ऊंचाई है आप देख सकते हो वो आपके पास H1 माइनस H है। तो आप यहां पर त्रिज्या और ऊंचाई को लिख देंगे जो आपने अभी देखी है। तो 1/3 पाई, त्रिज्या आपके पास R2 है तो आप R2 का स्क्वायर कर दोगे, और ऊंचाई आपके पास H1 माइनस H आ गई। फिर आप देखिए यहां से कि 1/3 पाई आप उभयनिष्ठ ले सकते हो, आपके पास बच जाएगा R1 स्क्वायर। अब देखिए H1 आपके पास आया है तो H1 का मान आपने यहां से अभी निकाला है, आप यहां पर रख देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा R1H बटे R1 माइनस R2 माइनस, देखिए 1/3 पाई को तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया पहले ही। अब आपके पास देखो R2 स्क्वायर आ गया, और H1 का मान अब आप रख दोगे R1H बटे R1 माइनस R2 माइनस H। तो यहां से आप ये देखो कि अब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला लिखते थे तो R1 R2 और H में आता था वो फॉर्मूला, आपको वही फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो यहां से अब केवल इसको सरल करना बाकी रह गया है। तो 1/3 पाई, अब देखो आप H कॉमन ले सकते हो यहां से, तो आपने H भी कॉमन ले लिया। अब देखो आपके पास बचेगा R1 स्क्वायर का गुणा R1 से, तो R1 का क्यूब बटे R1 माइनस R2 माइनस, देखो H आपने उभयनिष्ठ ले ही लिया, और अब आपके पास देखो बच जाएगा कोष्ठक में R1 का क्यूब, सॉरी R1 R2 का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये R1 है और ये R2 का होल स्क्वायर है। तो R1 R2 का होल स्क्वायर बटे R1 माइनस R2 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप ये देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आ गया 1/3 पाई H तो आपके पास चल ही रहा है। अब देखिए R1 का क्यूब बटे R1 माइनस R2 माइनस, अब यहां से आप देखो R1 R2 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब चूंकि आप यदि लासापा लेंगे तो R1 माइनस R2 आएगा, तो वो तो आपने हर में लिख ही दिया। तो यहां देखो इसमें R1 माइनस R2 का आप गुणा करोगे तो ये आ गया R2 का स्क्वायर R1 प्लस R2 का क्यूब, ये आपके पास देखिए आ गया यहां से, और ये आपने देखिए बड़ा कोष्ठक यहां पर बंद कर दिया। फिर आप ये देख रहे हैं कि R1 गुणा R2 का स्क्वायर, और देखिए R1 गुणा R2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गए आपके पास। तो आपके पास बचा 1/3 पाई H, आपके पास अंदर देखिए बचा R1 का क्यूब माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस ही आ गया R2 का क्यूब बटे, देखिए हर में आपके पास R1 माइनस R2 ही रहेगा क्योंकि दोनों समान थे। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास 1/3 पाई H। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है जो कक्षा 9 में आपने सर्वसमीकरण से की थी।
तो ये आपके पास होता था R1 माइनस R2 अर्थात A माइनस बी, कोष्टक में आता था ए स्क्वायर अर्थात R1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात R2 स्क्वायर प्लस ए बी अर्थात R1 गुणा R2 बटे, अब आप देखो बटे में तो हर में R1 माइनस R2 आपके पास चल ही रहा है, तो आप देखो R1 माइनस R2 ये देखो हर में है और यही आपके पास अंश में है, तो ये आपके पास देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास देखिए बचेगा 1/3 पाई एच, और यहां से देखिए कोष्टक में बचा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो यही आपके पास बेसिकली छिन्नक का आयतन आपने फॉर्मूले में सीखा था। तो इस तरीके से ये आपके पास छिन्नक का आयतन हो जाएगा, और आपने देखिए इस फॉर्मूले को सिद्ध भी कर दिया है।